नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, नए संसद भवन के निर्माण कार्य की कवायद शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर को एक भव्य कार्यक्रम में नए संसद भवन के निर्माण की आधारशिला रखी थी और उस शिलान्यास कार्यक्रम में कई सारे लोग, कई सारे गणमान्य अतिथि शामिल थे, जिसमें केंद्रीय मंत्रियों से लेकर विदेशी अन्य देशों के जो राजनयिक भारत यात्रा पर आए थे वो भी उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं अपने हाथों से इस कार्यक्रम में आधारशिला रखकर एक प्रकार से नए संसद भवन के निर्माण का शंख, उसका बिगुल बजा दिया था। और एक प्रकार से जो कई सारे लोग कह रहे हैं, जो डिटेल निकलकर सामने आ रही है उसमें यह है कि वर्ष 2022 तक, यानी जब भारत अपनी आजादी के 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, 75वीं सालगिरह मना रहा होगा, उस खास अवसर पर संसद भवन, जो नया संसद भवन बन रहा है, वो बनकर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस निर्माण को लेकर कई सारे लोग वाद विवाद कर रहे हैं, कई सारे लोग संवाद कर रहे हैं, कई सारे लोग इस निर्माण के पक्ष में हैं और कई सारे लोग इसके विपक्ष में हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपना ओपिनियन बताना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि नए संसद भवन में, संक्षिप्त में मैं आपको बताऊंगा कि नए संसद भवन में कौन कौन सी नई नई खासियतें हैं, कौन कौन सी नई नई विशेषताएं हैं जो कि पुराने या यूं कहिए कि मौजूदा संसद भवन में नहीं है। लेकिन उससे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि जो मौजूदा संसद भवन है इस समय जो है, जो कि गोलाकार है, आप सब ने तस्वीरों में देखा, सबको पता है, वो संसद भवन बरकरार रहेगा, यानी उसे तोड़ा नहीं जाएगा, उसे नष्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे पुरातत्व विभाग उसे एक प्रकार से टेक ओवर कर लेगा और उसे एक म्यूजियम के तौर पर उसे बनाया रखा जाएगा। तो ये तो मौजूदा जो संसद की बात है वो मैंने आपको बता दी। 2022 तक जब तक इसका निर्माण नहीं हो जाता तब तक वहां पर संसद के तमाम सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। लेकिन अब यहां पर दोस्तों आपको यह बात जानना जरूरी है कि ये जो नई संसद बन रही है, दरअसल ये और भी ज्यादा भव्य है, और भी ज्यादा आलीशान है। इसमें आधुनिक सुविधाओं से लैस है, तकनीक का इस्तेमाल इसमें अच्छे तरीके से हुआ है, हरित ऊर्जा से इसे संचालित किया जाएगा। इसके जो एक प्रकार से जो सीटों की कैपेसिटी है, जो कि मौजूदा संसद भवन में जितनी सांसद बैठ सकते हैं दोनों सदनों में, चाहे राज्यसभा हो या फिर लोकसभा, उसकी तुलना में अगर मैं आपको बताऊं तो दरअसल जो नया संसद भवन होगा उसमें ज्यादा सांसद बैठ सकते हैं। लोकसभा में करीब करीब 800 से ज्यादा बैठ सकते हैं और राज्यसभा के भीतर 300 से ज्यादा सांसद बैठ सकते हैं। मौजूदा दौर में 552 सांसद ही लोकसभा में बैठ सकते हैं, उतने की उसमें क्षमता है, और राज्यसभा के भीतर दरअसल 245 बैठ सकते हैं। तो यहां पर आपको साफ तौर पर दिख रहा है कि सीटिंग कैपेसिटी को बढ़ाया गया है। तो ये एक पॉजिटिव बात है, अच्छी बात है। इसके अलावा जो सांसदों की मेज होती है उसमें आपने देखा होगा कि केवल माइक होता है, लेकिन अब सबके पास एक प्रकार से टैबलेट होगा और उसमें तमाम जो डिटेल्स है, तमाम जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो उसमें सर्च की जा सकती है, वो तमाम चीजों से लैस होगा। तो अब आपको डेस्क पर माइक के साथ साथ एक टैबलेट भी दिखेगा सांसदों की। इसके अलावा दोस्तों ये बात भी है कि इस बार कुछ हिस्सा 16,000 वर्ग फुट का जो हिस्सा है, करीब करीब वर्ग मीटर का जो हिस्सा है, माफ कीजिएगा, वो दरअसल भूमिगत होगा, यानी अंडरग्राउंड होगा। और इस बार तकरीबन 64,500 स्क्वायर किलोमीटर की पूरी संसद बनेगी, स्क्वायर मीटर की, माफ कीजिएगा, जो कि मौजूदा संसद भवन से काफी बड़ी है। इसके अलावा दोस्तों आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि इस बार कितना खर्च आ रहा है। दरअसल जो मौजूदा संसद भवन है उसका निर्माण तो 1921 में हुआ था, तब भारत में अंग्रेजी शासन था, और मौजूदा समय में जो इस समय आप संसद को देखते हैं उसका निर्माण तब हुआ था, और तब 1921 से 1927 के बीच उसका निर्माण हुआ था, यानी तकरीबन 6 सालों में। और आपको यह भी भली भांति पता है कि उसके जो मुख्य वास्तुकार थे, जो मुख्य आर्किटेक्ट थे, यानी लुटियंस, एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, इन्होंने ही उस संसद भवन का, जो मौजूदा भारत की संसद भवन है,
जो कि उस समय बनाई गई थी ब्रिटिश कालीन भारत में, तो उसका डिजाइन उन्होंने ही तैयार किया था। उस समय का खर्च आया था 83 लाख रुपए। 6 वर्ष का समय लगा था। लेकिन इस बार यह पूर्ण रूप से स्वदेशी होगा और एचसीपी इसका डिजाइन तैयार कर रही है, जबकि टाटा इस बार इसका निर्माण करेंगे। और इस बार जो खर्च आएगा वो दरअसल अनुमानित जो खर्च है वो 971 करोड़ रुपए का है, यानी बहुत ज्यादा खर्च है। और यहां पर दोस्तों आपको एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि ये तो मैंने आपको कुछ सुविधाएं बता दी संसद से जुड़ी हुई, लेकिन एक बात और है कि जो पुराना यानी मौजूदा जो संसद भवन है वहां पर दरअसल लोकसभा और राज्यसभा के सांसद एक जगह सेंट्रल हॉल में बैठ सकते हैं। उनके जब संयुक्त सत्र होता है या राष्ट्रपति का या फिर प्रधानमंत्री जी का किसी का कोई भाषण होता है, तो फिर वो संयुक्त रूप से जो उनके लिए सत्र आयोजित किया जाता है वो दरअसल ज्वाइंट सेशन होता है, वो एक अलग कमरे में होता है। लेकिन इस बार जो संसद बनाई जाएगी नए संसद भवन में, वो तमाम चीजें लोकसभा के भीतर ही हो सकेंगी, क्योंकि उसकी सीटिंग कैपेसिटी 1200 से ज्यादा की है। यानी इस बार कोई अलग से सत्र नहीं होगा। अगर संयुक्त सत्र बुलाया जाएगा दोनों ही सदनों का, तो इस बार वो लोकसभा में आयोजित किया जाएगा। तो ये कुछ तमाम विशेषताएं हैं। अब यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में संसद भवन के निर्माण को लेकर कई सारी याचिकाएं, आधा दर्जन के करीब जो याचिकाएं दरअसल वो लंबित पड़ी हुई हैं और उन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, जो कि तकरीबन चल ही रही है। और तब तक के लिए इस निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है। और आप ये भी समझ लीजिए कि याचिकाएं जो दायर की गई हैं दरअसल वो किन विषयों पर की गई हैं। वो पर्यावरण को लेकर है, वो प्रदूषण को लेकर है, वो अवैध रूप से निर्माण को लेकर है, वो पेड़ के कटान को लेकर है। ऐसे तमाम विषयों पर ये जो याचिकाएं ये दायर की गई हैं, आधा दर्जन के करीब इनकी संख्या है सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में। तो जब तक इनकी सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता, स्थायी निर्णय नहीं आ जाता, तब तक निर्माण कार्य पर रोक रहेगी। अब यहां पर एक बात जानना और जरूरी है दोस्तों कि यहां तो मैंने जिक्र आपको बता दिया उस धनराशि का, उस भारी भरकम धनराशि का, जो कि तकरीबन 971 करोड़ रुपए की है। इसके अलावा आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि सिर्फ एक इमारत ही नहीं बन रही है। यहां पर आपके लिए जानना जरूरी है कि दरअसल सेंटर का यानी केंद्र सरकार का एक प्रकार से एक प्रोग्राम है, सेंटर विस्टास कार्यक्रम। और इसके अंतर्गत जो नई दिल्ली का लुटियन जोन है जिसको कहा जाता है, आप सबने ये वर्ड सुना होगा, और जो इलाका दरअसल इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक का है, जो तकरीबन जो स्ट्रेच है इसका 3 किलोमीटर के आसपास का है, उस इलाके में जितनी भी बड़ी बड़ी इमारतें जिसमें राष्ट्रपति भवन आता है, नॉर्थ ब्लॉक आता है, साउथ ब्लॉक आता है, और इसके अलावा यहां पर संसद भवन आती है, हैदराबाद हाउस आता है, प्रधानमंत्री आवास का भी इस बार एक प्रकार से उसे दोबारा उसका निर्माण किया जाएगा, उसको विकसित किया जाएगा। तो इन तमाम जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं सेंट्रल विस्टा कार्यक्रम के तहत 20,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है और इसका एक प्रकार से पुनर्विकास किया जाएगा, कई जगह पर पुनर्निर्माण किया जाएगा। तो यहां पर आप इसको ऐसे मत देखिए कि सिर्फ और सिर्फ 971 रुपए ही खर्च होंगे, बल्कि ये पूरा का पूरा जो ये कार्यक्रम है दरअसल एक प्रकार से आप ऐसे मान लीजिए कि राजधानी की शक्ल ही बदलने की योजना है। वो जो स्ट्रेच है पूरा का पूरा राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक, उसकी पूरी की पूरी जो सूरत है उसे बदलने का इस बार इनका कार्यक्रम है केंद्र सरकार का, जिसकी जो कुल धनराशि उस पर जो खर्च आएगा वो जो हमें डिटेल्स मिली है उसके माध्यम से 20,000 करोड़ के आसपास है। बहुत बड़ी राशि है 20,000 करोड़ रुपए। कई राज्यों का शायद बजट होगा सालाना, या उससे भी कम हो सकता है, कई केंद्र शासित प्रदेश और कई छोटे राज्यों का। तो इतनी बड़ी धनराशि है ये, और इसमें विकसित क्या होगा, वो पूरा का पूरा जो एक प्रकार से भारत के लोकतंत्र की जो पहचान है उसे एक प्रकार से उसको विकसित किया जाएगा। अब यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर कुछ पॉजिटिव बातें भी कही जा रही है और कुछ नेगेटिव बातें भी कही जा रही है, लेकिन उसके लिए आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर इस निर्माण कार्य की जरूरत क्यों पड़ी है, या अगर मैं संसद को इस फोकस में रखूं तो संसद भवन के निर्माण कार्य की जरूरत क्या पड़ी हुई है। तो सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है दोस्तों, और इस संविधान में भी लिखा हुआ है अनुच्छेद 81 में कि भारत में जनगणना के बाद परिसीमन हो सकता है, क्योंकि जनगणना जब होती है यानी जब पॉपुलेशन भारत की जब काउंट की जाती है तो स्वाभाविक सी बात है कि जब पॉपुलेशन काउंट होगा तो उसमें पॉपुलेशन पिछले 10 साल, क्योंकि 10 सालों में यहां पर सेंसस होता है, तो 10 साल के मुकाबले यहां पर पॉपुलेशन बड़ी होगी, ये स्वाभाविक सी बात है। और इस बार भी जब पॉपुलेशन काउंट होगा 2021 में तो उसमें बढ़ जाएगी। और एक आंकड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि जब मौजूदा संसद भवन का निर्माण हुआ था उस समय एक सांसद जो प्रतिनिधित्व करते थे अपने जनता का, अपने क्षेत्र की, अपने लोकसभा क्षेत्र की जनता का,
उस समय दरअसल एक सांसद पर औसतन 7 लाख के आसपास जनता थी। लेकिन मौजूदा दौर में जब पॉपुलेशन भारत की तकरीबन 135 करोड़ के आसपास हो चुकी है, उसको भी पार कर चुकी है, तो मौजूदा दौर में सांसदों के ऊपर, एक सांसद के ऊपर औसतन 25 लाख जनता है उनके क्षेत्र की। तो यहां पर सांसदों पर भी बोझ पड़ता है, आपको साफ दिख रहा है, क्योंकि पिछली बार की तुलना में, यानी तकरीबन जब 92 साल पहले जब निर्माण हुआ था, तो उस दौरान की परिस्थितियां आज के दौर में टोटली डिफरेंट है। तो ये एक पॉइंट है कि संसद भवन का निर्माण क्यों किया जा रहा है, क्योंकि परिसीमन जब होगा तो हो सकता है कि इस बार उसमें लोकसभा की सीटें बढ़ाई जाए, हो सकता है उसमें लोकसभा के सांसद नहीं चुन के आए, हो सकता है उसमें राज्यसभा के सांसद चुन के आए ज्यादा। तो इसी सबको ध्यान में रखकर संसद का निर्माण किया जा रहा है, ऐसा दलील सरकार की ओर से आया है। इसके अलावा सरकार की ओर से यह भी दलील दी गई है कि जो मौजूदा इमारत है दरअसल ये पुरानी हो चुकी है और इसको कई बार इसका कंस्ट्रक्शन किया गया, रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, इसको कई बार इसमें बदलाव किए गए हैं, लेकिन अब ये इमारत झेल नहीं पाएगी, ऐसा सरकार का कहना है। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा दोस्तों कि इस बार बहुत सारी सुविधाएं भी इसमें आ जाएंगी। तो जो ये मौजूदा जो संसद भवन है, इसके मुकाबले जब ये नया संसद भवन बनेगा, तो मौजूदा संसद भवन को तो तकरीबन 92 साल हुए हैं, लेकिन जो अब संसद भवन बनेगा, ये बनेगा आने वाले 150 सालों तक। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये 150 साल सुनने में बहुत अच्छा लगता है? लेकिन आपको मैं एक बार बताना चाहूंगा कि दुनिया में कई सारे ऐसे देश हैं, और वो कोई गरीब देश नहीं है, वो बड़े बड़े अमीर विकसित देश हैं, जिसमें अमेरिका है, जिसमें ब्रिटेन है, जिसमें कनाडा है, जिसमें नीदरलैंड्स है, जिसमें और तमाम कई सारे ऐसे देश हैं। वहां की जो संसद है वो तकरीबन 100 सालों से ज्यादा, और कई कई तो 400-500 सालों से ज्यादा वहां पर उन इमारतों में संसद भवन होता है, संसद का सत्र होता है। तो ऐसा भी नहीं है कि भारत कोई अपवाद बना रहा है कि हमने 150 साल की इमारत बना दी है। तो यहां पर यह बात आपके लिए जानना जरूरी है कि ये कुछ जो दलीलें दी जा रही हैं, ये वाकई में कुछ लोगों को कुछ जगह अच्छी लगेगी, कुछ पॉइंट्स इसके अच्छे लगेंगे, और कहीं पर आपको लगेगा कि ज्यादती हो रही है। अब इसके टैकल में, इसके काउंटर में कई सारे लोग बात ये कर रहे हैं कि मौजूदा समय महामारी का दौर है। इस समय महामारी, आपको पता है, कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, कोविड-19। तो इस समय इतना ज्यादा धनराशि खर्च कर इतने भव्य कार्यक्रम को शुरू करना क्या जरूरत आन पड़ी थी? ये एक दलील है, ये एक काउंटर है। इसके अलावा एक काउंटर और है कि कई बार और कई रिपोर्ट्स में ऐसा खुलासा हुआ है कि केंद्र सरकार दरअसल जो जीएसटी का बकाया पैसा है अन्य राज्यों को, वो तक नहीं दे पा रही है। यह भी दलील उठ रही है कि इस समय जब आपके पास पर्याप्त फंड्स नहीं है, तो आप फिर कैसे एक भव्य इस आयोजन को या इस पूरे की पूरी योजना को आप एक प्रकार से हरी झंडी दिखा रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग इस बात पे भी आरोप लगा रहे हैं कि इस इमारत का, या जो ये तमाम पूरा का पूरा जो ये योजना है सेंट्रल विस्टास की, जब इसे बनाने की योजना थी, जो कि पिछले ही वर्ष डिसाइड किया गया है, अब यहां पर आप देखिए कि यह भी आरोप लगाए गए हैं कि इसका ऑडिट नहीं किया गया है। यानी जब किसी इमारत को तोड़ा जाएगा तो उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स उस पर डिपेंड करेंगे। यानी अगर आप देखेंगे कि अगर पुरानी इमारतों को तोड़ा जाएगा तो फिर उससे प्रदूषण होगा, उससे पर्यावरण को भी नुकसान होगा, जाहिर सी बात है। हालांकि केंद्र सरकार और उनके जो मुख्य वास्तुकार हैं, आर्किटेक्ट हैं, दरअसल वो तो लगातार कह रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि कुछ ज्यादा नुकसान ना हो, लेकिन आप जानते हैं कि मौखिक तौर पर और हकीकत में बहुत बदलाव होता है, कथनी और करनी में फर्क होता है। सुप्रीम कोर्ट में भी इसी सिलसिले में आधा दर्जन के करीब की जो याचिकाएं हैं वो इसीलिए दायर की गई है। तो ये तमाम कुछ काउंटर भी है और कुछ फायदे मैंने आपको बताए नए संसद भवन के, और विशेषताएं भी बताई, और आपको ये भी बताया कि कुछ काउंटर भी मैंने आपको बताए। अब यहां पर दोस्तों मैं आपको अपना व्यू पॉइंट भी बताना चाहूंगा कि देखिए, नए संसद भवन का निर्माण अगर किया जा रहा है तो मैं मानता हूं कि इसकी टाइमिंग पर सवाल जरूर बनना चाहिए, क्योंकि मौजूदा समय में जहां एक और महामारी है, जहां एक और किसान भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, इसके अलावा बेरोजगारी भी बढ़ चुकी है, अर्थव्यवस्था पटरी पर से उतर चुकी है, और इसका सिर्फ और सिर्फ हम ठीकरा कोरोना पर ही नहीं फोड़ेंगे, बल्कि पिछले कुछ वर्षों से ही अर्थव्यवस्था भारत की पटरी से उतर चुकी है। लिहाजा इतने बड़े कार्यक्रम को आयोजित करना और इतने भव्य तरीके से पूरे के पूरे 20,000 करोड़ रुपए की लागत से जो ये पूरा का पूरा सेंट्रल विस्टास का कार्यक्रम बन रहा है, जिसमें पूरी की तमाम योजना के तहत बहुत सारी इमारतों का निर्माण होगा, कई सारों को तोड़ा जाएगा, इसकी जरूरत नहीं थी शायद।
चलिए, आप संसद भवन का निर्माण कर रहे हैं, कर लीजिए। आप त्रिभुजाकार बना रहे हैं, अच्छा लगेगा, बना लीजिए। आप उसको आलिशान भव्य बना रहे हैं, बना लीजिए। लेकिन उसमें नई सोच कहां से आएगी? क्या उसमें नई सोच आएगी? क्या वो नए भारत का प्रतीक बनेगा धरातल पर? यह सवाल भी यहां पर बनना जायज है। क्या सिर्फ इमारत को बनाने से ही देश में नवीनता आ जाएगी? देश में नई ऊर्जा क्या इमारतों को बनते देखने से आएगी, या फिर हर के पास उसके मूलभूत अधिकार हो उनके उससे आएगी? आज देश के भीतर गरीबों की संख्या बहुत ज्यादा है। आज देश के भीतर बीमार हो रहे हैं लोग, महामारी का सामना कर रहे हैं हम सब। ऐसे में संसद भवन समेत सेंट्रल विस्टा के तमाम इमारतों को बनाना और फिर उसे एक अमली जामा पहनाना कि ये लोकतंत्र के नाम पर हो रहा है। लोकतंत्र क्या इमारतों में ही अब कैद होकर रह जाएगा? क्या वो सत्ता के गलियारे जो वीआईपी हाउसेस हैं उन्हीं के भीतर ये सिर्फ कैद हो जाएगा और वही सिर्फ प्रतीक बनेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको ये बनाना भी था तो आप थोड़ा वेट करते और कम से कम इस समय तो नहीं बनाते। ये नैतिकता के खिलाफ है। और इस समय भारत की मांग है रोजगार की, भारत की मांग है एक प्रकार से दवाइयों की, भारत की मांग है एक प्रकार से इस महामारी के खिलाफ जो हमें चाहिए वो वैक्सीन की, उसके लिए फंड्स चाहिए और फंड्स कहीं और लग रहे हैं। सत्ता के गलियारों को, लुटियंस की दिल्ली को और भी ज्यादा भव्य, और उस पर क्या चढ़ाया जा रहा है कि ये मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर होगा। कमाल का वैसे कमाल है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 9,000 के आसपास लोगों को रोजगार मिलेगा। मतलब क्या सिर्फ यही एक रोजगार का साधन है कि आप इमारतें बनाते जाइए, वो भी उन इमारतों को जो कि ऐतिहासिक है? ये कोई गुलामी का प्रतीक नहीं है। वरना देश के भीतर कई सारे ऐसे सड़कों के, कई सारे ऐसे चौराहों के नाम है, कई सारे ऐसी इमारतों के नाम है जो कि अंग्रेजी शासन काल से पड़े हुए हैं, उनको तो आपने चेंज नहीं किया। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स है और कुछ नहीं। और इसमें मैं आपको विपक्ष की बात बताना चाहूंगा कि विपक्ष अगर भले ही बहिष्कार कर रहा है, वो सवाल उठाए, लेकिन अंततः वो भी तो संसद भवन में बैठेंगे। तो उस आम आदमी की चीख पुकार का, उस आम आदमी के जो टैक्स का पैसा जो आप लगा रहे हैं, उससे जो लेते हैं, उसी से तो आप ये भवन बना रहे हैं। ये सब तमाम चीजें हैं, प्रजातंत्र है और क्या ही कहा जाए। अब आप सत्ता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, करते रहिए। लेकिन हाँ, सवाल यह है कि अभी मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही हैं, अस्पताल नहीं मिल पा रहे हैं लोगों को। आज नर्सों की भी हड़ताल चल रही है, आपने देखा होगा। किसान जहां एक और आंदोलन कर रहे हैं, वहीं नर्सेज ने भी, देश के सबसे बड़े अस्पताल की नर्सेज ने वेतन के सिलसिले में हड़ताल करी हुई है। वो भी कह रहे हैं कि कोरोना पेंडेमिक में हमने पहले सेवाएं दी हैं और अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, हमें वेतन को लेकर जो उनकी मांगे उसे पूरा करने की वो जद्दोजहद कर रही है। तो देश में ये तमाम समस्याएं भी है, लेकिन चलिए, राजा खुश है, राजा को प्रजा से क्या लेना देना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते, नमस्कार।